जीवन में एक अपना है सपना जिसको मुझे पूरा है करना। जिंदगी में अपना है एक सपना जिसको मुझे पूरा है करना। जीवन में एक लक्ष्य बनाया जिसके लिए दिन रात एक है करना। जिंदगी में एक लक्ष्य बनाया जिसके लिए दिन रात एक है करना। तुझ में वो हिम्मत है, तू सब कुछ कर दिखाएगा। हर रोज कदम बढ़ाने से तू मंजिल को पा जाएगा। माना आसान नहीं है इस रास्ते पे चलना, मगर हौसलों से बुलंदियों का परचम तू लहराएगा। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं महा मैराथन क्लास बायोलॉजी की। साथियों, बायोलॉजी की जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नीट के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए और भी जो वैकेंसी है जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं साथियों, यहाँ पर वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। और साथियों, एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि प्रासरण के समय जो पानी है वो झिल्ली से होकर निकलता है। अब एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर निकलता है। कैसे निकलता है? जल है वो कैसे जाता है? किसके अंतर्गत यहाँ पर बात कर रहे हैं? परासरण की। यानी कि आपको परासरण की परिभाषा सिंबल से याद होनी चाहिए। यानी कि साथियों, दो स्थान यहाँ पर बना दिया, एक तो A और दूसरा B। यानी कि यहाँ पर जो जल है, पानी है, वो A से B की तरफ जाएगा। किसके माध्यम से? झिल्ली के माध्यम से जाएगा। तो परासरण के अंतर्गत कौन सी घटना होगी? यानी कि A ऑप्शन यहाँ पर देखो, कम विभव से अधिक विभव की तरफ जल जाएगा। या फिर 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर देखो, B ऑप्शन है, विलय की सांद्रता अधिक हो और दूसरे में क्या हो? विलय की सांद्रता कम हो। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन देखो, कम परासरण विभव वाले की तरफ जल जाएगा। 4 नंबर यहाँ पर देखो, अधिक परासरणी घोल या फिर अधिक विलय की तरफ है वो जल जाएगा। तो इसमें सीधा सा आंसर आपका राइट हो जाएगा साथियों, यहाँ पर D ऑप्शन। यानी कि जो जल है परासरण के अंतर्गत, जो जल है वो झिल्ली में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यानी कि जो अल्प परासरण घोल, अल्प परासरण घोल का मतलब वो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर जल क्या है? जल यहाँ पर अधिक है। जल अधिक है तो जल में घुले हुए जो पदार्थ होता है, यानी कि जो कण होता है, यानी कि जो विलय के कण होते हैं, वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी कि विलय का कण है वो कम होता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर जल अधिक है, तो अधिक जल है वो कम जल की ओर जब गति करता है तो ये घटना हमारी सामान्यतः क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। लेकिन यहाँ पर जल है वो किसके माध्यम से? एक झिल्ली के माध्यम से जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें, देखो यहाँ पर कि कम विलय से यहाँ पर अधिक विलय की ओर तथा यहाँ पर अति परासरी घोल की तरफ जल जाता है। तो इस प्रकार की घटना होती है किसके अंतर्गत? परासरण के माध्यम से इस प्रकार की घटना होती है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब हम बात करते हैं साथियों अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल आपके सामने है। आपके सामने देखो 2 नंबर क्वेश्चन है। एक यहाँ पर आरबीसी और मोटी झिल्ली युक्त जो पादप कोशिका को आसुत जल में रखते हैं, तो दोनों कोशिका का विलय सांद्रता एक समान है, उसमें क्या परिवर्तन दिखेगा? यानी कि देखो यहाँ पर जो जिस विलयन में आसुत जल में रखा गया है, यानी कि पादप कोशिका को, एक तो यहाँ पर आरबीसी को रखा, दूसरा यहाँ पर देखो किसको रखा है? पादप कोशिका को रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो पादप कोशिका है वो यहाँ पर मोटी भित्ति युक्त है। ठीक है, तो उसको कहां पर रखा है? स्वस्थ जल में रखा है। यहाँ पर एक तो आरबीसी रख दिया, दूसरे में क्या रख दिया? दूसरे में रख दिया प्लांट सेल, और यहाँ पर रख दिया आरबीसी, और दोनों को किस में रखा है? स्वस्थ जल के अंदर रखा गया। तो कौन सा परिवर्तन होगा? सामान्य अवस्था में हम बात करते हैं, जैसे आरबीसी को स्वस्थ जल में डालते हैं तो क्या होता है? आरबीसी हैं वो फट जाती हैं। सामान्यतः से आपने जब रक्त परिसंचरण पढ़ा होगा तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में लाई होगी आपने ये बात। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1 नंबर ऑप्शन कि पादप कोशिका तथा आरबीसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर देखो, 2 नंबर ऑप्शन में क्या होगा? आरबीसी का आकार बढ़ेगा, वह फट जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल मैंने अभी जो बात बताई वही है। तथा पादप, यानी कि आरबीसी तो फट जाएगी लेकिन जो पादप कोशिका का आकार है वो एक समान बना रहेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो प्लांट सेल होती हैं उसका आकार एक समान क्यों बना रहता है? अब यहाँ पर आपको पता है साथियों कि जो पादप कोशिका होती है उसके चारों तरफ पाई जाती है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति है उसके आकार में परिवर्तन होने का विरोध करती है, इसलिए इसमें आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर B ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। साथियों, यदि आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो अपने साथियों के साथ में इसको शेयर जरूर करना, तो इसका लाभ आपको भी
मिलेगा और आपके साथियों को भी मिलेगा और हमारा भी मनोबल है वो बना रहेगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं तीसरे नंबर सवाल की, परासरण विधि में क्या होता है। तो इसके बारे में मैंने अभी बता दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो परासरण विधि होती है इसके अंतर्गत देखो, एक नंबर ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म तथा कोशिका भित्ति दोनों एकल परत की तरह व्यवहार करती हैं। 2 नंबर यहाँ पर देखो केवल प्रोटोप्लाज्म एकल परत की तरह व्यवहार करती है। 3 नंबर यहाँ पर ऑप्शन देखो केवल कोशिका भित्ति एकल परत की तरह व्यवहार करती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परासरण विधि में, तो इसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो परासरण विधि होता है उसके अंतर्गत जो कोशिका भित्ति होती है ये एकल परत की तरह व्यवहार करती है। अब परासरण विधि है वो आपने एक प्रयोग जब आप क्लास 11वीं के अंदर पढ़े होंगे तो उस समय आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा परासरण प्रयोग के बारे में, परासरण विधि के बारे में। हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल साथियों आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन है। यानी कि एक पौधे में मलानी और तथा मलानी अवस्था उत्पन्न होने में परिवर्तन किस क्रम में संपन्न होता है। यानी कि मलानी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो पौधा उग जाता है तो उगने के बाद में क्या होता है, इसमें जो यहाँ पर तना है, पत्तियां हैं, इस प्रकार का बनता है, इसमें जो भी भाग होता है पादप का। तो यहाँ पर मान लो जो भी पत्तियां हैं बन गई है, लेकिन ये पत्तियां एकदम मतलब फूली हुई है, एकदम खुली हुई पत्तियां हैं। लेकिन जब क्या होता है दोपहर का या धूप का समय होता है तो ये पत्तियां क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। क्या हो जाता है साथियों, मुरझा जाती हैं। तो यहाँ पर मुरझाने की जो प्रक्रिया होती है या मुरझाने की अवस्था जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मलानी कहते हैं। तो ये मुरझाना किस कारण होता है, यानी कि इसमें कौन कौन सा परिवर्तन होता है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं बाह्य परासरण होगा या फिर जीवदरीय विकुंचन होगा या फिर मलानी होगा। 1 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन देखो अंतः परासरण होगा सबसे पहले, उसके बाद में जीवदरीय कुंचन होगा, फिर मलानी होगी। और 3 नंबर यहाँ पर देखो जो पहले तो बाह्य परासरण होगा, फिर जीवदरीय कुंचन होगा, फिर मलानी होगा। 4 नंबर देखो सबसे पहले अंतः परासरण होगा या फिर उसके बाद में देखो जीवदरीय कुंचन और लास्ट में क्या होगी, मलानी होगी। तो इसमें देखो हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन है वो राइट है। यानी कि मलानी जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले क्या होगा, बाह्य परासरण क्रिया होगी, उसके बाद में क्या होगा, जीवदरीय कुंचन प्रक्रिया होगी, फिर मलानी उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले पत्तियों से जल है वो बाहर निकलेगा तो कोशिका के अंदर जो जीवदरीय होता है वो संकुचित हो जाएगा। यानी कि संकुचित होगा ना, तब वो क्या होगा, उसमें मलानी उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद में हम अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों हमारा अगला सवाल है आपके सामने कि निम्न चित्र का अध्ययन करो। ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है इसका अध्ययन करना है। और इसमें जब कोशिका जो बी होती है, यानी कि ये जो बी कोशिका है इसका स्फीति दाब बढ़ा करके, यानी कि टीपी का मान बढ़ा करके 18 कर दिया है। यानी कि इस बी कोशिका के अंदर टीपी का मान कितना कर देंगे, टीपी का मान है वो 18 कर देंगे। तो तब जल की जो गति से संबंधित कौन सा कथन है, यानी कि परिवर्तन होगा। यहाँ पर देखो टीपी है वो 18 हो गया और ओपी का मान कितना है, ओपी है 10 हो गया। यानी कि यहाँ पर डीपीडी कितना होगा, यानी कि जल की गति से संबंधित यदि कोई प्रश्न आ जाता है, सवाल आ जाता है, तो सबसे पहले आपको डीपीडी का पता लगाना है। किसका साथियों, डीपी और डी, डीपीडी का पता लगाना है। डीपीडी का मतलब होता है साथियों जल की मांग, यानी कि उसके अंदर जल की कितनी कमी है उसको प्रतीक, यानी कि उसका जो प्रतीक होता है उसको हमको कहते हैं साथियों क्या, डीपीडी, यानी कि जल की कमी दर्शाने वाला कोई भी मान होता है तो उसको डीपीडी के अंतर्गत माना जाता है। तो इसमें हम देखो डीपीडी कितनी होगी, यानी कि बी कोशिका की डीपीडी कितनी होगी साथियों, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ओपी। क्या हो जाएगा, डीपीडी का सूत्र है ओपी माइनस टीपी होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बी कोशिका की डीपीडी बता देते हैं, डीपीडी बराबर ओपी कितना है, ओपी है 10 और माइनस यहाँ पर टीपी हो जाएगा 18। यानी कि यहाँ पर जल की मांग है, यानी कि जल की जो कमी है, न्यूनता है वो यहाँ पर नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव में कितना आ रहा है, -8 आ रहा है, -8 आ रहा है। इसका मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब यहाँ पर जल की कमी नहीं है लेकिन अधिकता है। कितनी है, उसका मान है जो वो 8 है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक कोशिका की। एक कोशिका में इसका अंतर क्या हो जाएगा, एक कोशिका में अंतर हो जाएगा 6, यानी कि डीपीडी 6 हो जाएगा। और दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर बात करते हैं 6 आ गया, ठीक है, ये प्लस में, ठीक है, यानी कि इसमें कमी है। ठीक है, अब यहाँ पर ई कोशिका में बात करते हैं, ई कोशिका में यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर फिर डी कोशिका की बात करते हैं तो यहाँ पर 15 - 9 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर सी कोशिका की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि सभी के अंदर जल की जो कमी है वो बराबर है। ठीक है, लेकिन जो
बी कोशिका है उसके अंदर जल की अधिकता है वो कितनी है, 8 है, अधिक है, मतलब कमी नहीं है, अधिकता है। तो यहाँ पर जो कथन है वो कौन सा सत्य होगा, तो यहाँ पर 1 नंबर जो कथन है उनके अंदर देखो यहाँ पर जल की कोई भी गति प्राप्त नहीं होती, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो बी कोशिका है उसके अंदर क्या है, जल अधिक है, जो बी कोशिका है उसके अंदर जल अधिक है, बाकी सब के अंदर जल की कमी नजर आ रही। फिर 2 नंबर ऑप्शन देखो, 2 नंबर देखो, बी सक्रिय रूप से पड़ोसी कोशिका से जल अवशोषित करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि ये नेगेटिव यहाँ पर है, नेगेटिव का मतलब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कमी नहीं है, जल की अधिकता है तो जल अवशोषित नहीं करेगा, जल अधिक होता है तो पड़ोसी कोशिका को जल देगा। फिर यहाँ पर सी कोशिका की बात करें, जल बाहरी कोशिकाओं से बी कोशिका में विसरित होगा, बिल्कुल गलत हो गया। फिर यहाँ पर डी ऑप्शन देखो, यहाँ पर कोशिकाएं ए बी सी यानी कि ए सी डी और ई बी से जल है वो अवशोषित करेगी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला सवाल आपके सामने है, तो अगला सवाल देखो 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है वो ओस्मोटिक का जो परिघटना के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर सवाल है, देखो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, इसके बारे में मैंने ये सूत्र अभी बता दिया, तो ये जो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि जल की जो न्यूनता है या जल की कमी बोलते हैं या फिर डीपीडी बोलते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ओपी माइनस टीपी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला हमारा सवाल है साथियों आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि वृक्ष यानी कि जो पेड़ होते हैं वृक्षों में साथियों रसारोहण के संदर्भ में सर्वमान्य जो मान्यता प्राप्त जो स्पष्टीकरण सिद्धांत कौन सा है, तो यहाँ पर बात करते हैं 1 नंबर कैपिलरिटी, 2 नंबर वायुमंडलीय दाब की भूमिका, 3 नंबर यहाँ पर जीवित कोशिकाओं का जो पल्सेटिंग एक्शन, 4 नंबर यहाँ पर देखो डिक्सल यानी कि डिक्सन का वाष्पोजन संजन यानी कि ससंजन सिद्धांत। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डिक्सन और जॉली थे, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था वाष्पोसर्जन ससंजन यानी कि सिद्धांत होता है, तो ये सर्वमान्य सिद्धांत है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये रसारोहण से संबंधित सर्वमान्य जो स्पष्टीकरण सिद्धांत हैं। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। 8 नंबर सवाल है आपके सामने साथियों। ये जो सवाल है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन कौन सा है। क्या साथियों, गलत जो कथन है, गलत कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। 1 नंबर में यहाँ पर देखो साथियों 8 नंबर क्वेश्चन में कि जो जड़ों से जल तथा लवण के साथ साथ में जो साथ अवशोषण होता है, यानी कि जड़ों से क्या होता है, जल तथा लवण का साथ साथ में अवशोषण है वो होता है, बिल्कुल राइट कथन। यानी कि जब जड़ों से जल का अवशोषण होता है उसके साथ में लवणों का भी अवशोषण होता है। 2 नंबर हम देखो यहाँ पर कि पौधे एक समय में एक पदार्थ यानी कि पानी या लवण का अवशोषण करते, बिल्कुल गलत हो गया। तो यहाँ पर बी जो कथन है वो हमारा प्रश्न यानी कि सवाल के अकॉर्डिंग है वो सही हो जाता है। लेकिन सी को भी देख लेते हैं, पौधे पानी की अतिरिक्त मात्रा का अवशोषण करते, बिल्कुल करते रहते हैं। फिर हम बात करते हैं अगले सवाल की साथियों। अगला सवाल आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने साथियों इस प्रकार की पौधे में पानी की एपोप्लास्टिक गति किसके द्वारा होती है, यानी कि एक सिम्प्लास्टिक गति होती है, एक एपोप्लास्टिक गति होती है। ठीक है, तो ये गति है वो किस प्रकार से होती है, एक यूनिप्लास्टिक संबंधित होती है। तो यहाँ पर देखो जो एपोप्लास्टिक गति है वो किसके द्वारा होती हैं, तो इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन आपके सामने कैस्पेरियन पट्टी, 2 नंबर प्लाज्मा झिल्ली और 3 नंबर है अंतरकोशिक स्थान, 4 नंबर प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा एपोप्लास्टिक जो गति होती है उसमें कैस्पेरियन पट्टी का है उसके द्वारा होती है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों 10 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है साथियों। आप देखो यहाँ पर एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना, जो एग्जाम में आप क्वेश्चन करते हो, मान लो आपको परफेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है यानी कि सही जवाब नहीं आ रहा है, तो आप गलत उत्तर को काट दो। इनकी सबसे पहले आपको गलत जो कथन है या गलत उत्तर है उसको काट दो, पीछे अपने आप जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो अपने आप पीछे रह जाएगा। तो इस प्रकार से भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। 2 नंबर बात करूं मैं आपको कि जो आप क्वेश्चन करते हो, मान लो कोई आप तुक्का लगाना चाहते तो तुक्का हमेशा उसी में लगाना जिसमें आपको 2 ऑप्शन सही नजर आए। जैसे ये 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं। जब जल विसरण के कारण जड़ में प्रवेश करता है तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जड़ है वो
विसरण के द्वारा। विसरण में क्या होता है, ना तो कोई ऊर्जा खर्च होती है, इसमें कोई भी झिल्ली वगैरह महत्वपूर्ण नहीं होता है। विसरण के अंतर्गत क्या होता है, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी भी पदार्थ का गति करना, तो वो विसरण के अंतर्गत होता है। तो इसमें देखो 1 नंबर परासरण हो गया, 2 नंबर यहाँ पर एंडोसाइटोसिस हो गया, 3 नंबर यहाँ पर सक्रिय अवशोषण, 4 नंबर निष्क्रिय अवशोषण। तो इसमें देखो यहाँ पर जो हमारा जो सही कथन है वो तो डी ऑप्शन यानी कि निष्क्रिय अवशोषण होता है, यानी कि कोई ऊर्जा खत्म नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो विसरण की घटना होती है ना, तो इसमें आपको मान लो 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं कि इसमें या तो सक्रिय अवशोषण होगा या फिर निष्क्रिय अवशोषण होगा, इस प्रकार के ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। तो आपको जो क्वेश्चन है वो आपने कम है वो अटेंड किए हैं, तो आप इसमें तुक्का लगा सकते हो। क्यों लगाना है, क्वेश्चन तो आपने वैसे भी सही आपको लग रहा है कि मेरे 200 क्वेश्चन है, मान लो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से मेरे मान लो कि 40 क्वेश्चन ही मैंने सही अटेंड किए हैं, सही। लेकिन बाकी वाले क्वेश्चन में आपको तुक्का लगा के थोड़े से नंबर बढ़ा के लगभग 60 क्वेश्चन मानो करना है कि 60 क्वेश्चन करेंगे तब जाकर के कुछ संभव होगा, सिलेक्शन होगा। तो आपको 60 क्वेश्चन तो इतने अटेम्प्ट करने हैं। मान लो उदाहरण देता हूं, तो आपको इसमें तुक्का कैसे लगाना है, तुक्का उसी में लगाना है जिसके अंतर्गत आपको 2 ऑप्शन नजर आते हैं। बाकी परासरण और एंडोसाइटोसिस आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से गलत नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप तुक्का लगा सकते हो, इसमें 50% संभावना तो होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की साथियों। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी गमले में लगे पौधे को पानी से लबालब भर दिया जाए तो मूल दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कोई गमला लगाया हुआ है उसके ऊपर क्या कर देते हैं, यानी कि कोई गमला लगाया हुआ है उसके अंदर यहाँ पर पादप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, गमले को पूरा लबालब भर देते हैं, यानी कि आपको फुल भर देते हो। तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर मूल दाब, यानी कि मूल दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है यानी कि बढ़ जाएगा, 2 नंबर घट जाएगा, 3 नंबर अप्रभावित रहेगा और 4 नंबर यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। तो मूल दाब की बात करें तो मूल दाब के संदर्भ में यहाँ पर जो मूल दाब तो है यहाँ पर घट जाएगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, लबालब भरने से क्या हो जाएगा, मूल दाब घट जाएगा। ये हमेशा आपको ध्यान में रख लेना है साथियों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि गमले की जगह आपको इस प्रकार से भी बोल दें कि कोई खेत है, खेत के अंदर पेड़ उगे हुए हैं, उस खेत के अंदर बहुत सारा पानी है वो लबालब भर दिया गया है, ठीक है। तो उस समय मूल दाब क्या होगा, इस प्रकार से भी प्रश्न घुमा के पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर कर देना है, मूल दाब है वो घट जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल है आपके सामने, घास की जो पत्ती होती हैं, लीफ होती हैं, उसमें रंध्र हैं वो होते हैं। इनकी घास की लीफ में रंध्र किस प्रकार का होता है, डंबलाकार होता है, वृक्काकार होता है, आयताकार होता है या ढोलाकार होता है, ठीक है। यानी कि डंबल का आकार, यानी कि जो रंध्र होता है, रंध्र का आकार है वो किस प्रकार का होता है। घास के अंदर आपको हमेशा याद रखना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन देखो, डंबलाकार होता है। इसका डायग्राम भी आपको ध्यान में रख लेना है। घास के अंदर जो इस प्रकार की द्वारक कोशिकाएं बन जाती हैं, तो इस प्रकार का डंबल जैसी संरचना बन जाती है। तो ये साथियों हमारा क्या हो जाता है, डंबल जैसी संरचना हो जाती है। तो घास के अंदर जो रंध्र की संरचना है वो इस प्रकार की, आपको एनसीईआरटी का जो चित्र है वो आपको जरूर देखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की साथियों। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा अपना 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा क्या गया साथियों, निम्न में से कौन सा एक प्रति वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्पोत्सर्जक नहीं है। अब यहाँ पर प्रति वाष्पोत्सर्जक का मतलब क्या है, यानी कि वो पदार्थ या वो रसायन वो जो वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या कर देता है, घटा देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रति वाष्पोत्सर्जक कहते हैं। तो 1 नंबर देखो PMA, 2 नंबर यहाँ पे BAP और 3 नंबर सिलिकॉन जेल यानी कि तेल और जो डी ऑप्शन है निम्न श्यानता। तो साथियों इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रति वाष्पोत्सर्जक नहीं है, यानी कि यहाँ पर कौन सा नहीं है, आपको नहीं वाला चयन, यानी कि गलत कौन सा है, यानी कि इसमें जो बी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो PMA सिलिकॉन तेल है, निम्न श्यानता है, ये सभी क्या कर देता है, वाष्पोत्सर्जन की दर है वो कम कर देते हैं, जिससे जो लीफ होती है या पादप के कोई भाग होते हैं जहाँ से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है उसको कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला 14 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने,
जब रंध्र बंद होते हैं, यानी कि लीप होती है, लीप के अंदर रंध्र बंद हो जाते हैं, तो निम्न में से कौन सा कार्य है वो नहीं होता है। यानी कि रंध्र बंद होने की स्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 1 नंबर ऑप्शन है आपके सामने, रक्षक कोशिका शिथिल हो जाती है। बिल्कुल राइट कथन है। जब रंध्र बंद हो जाते हैं तो उस स्थिति में के अंदर क्या होता है साथियों, जो रक्षक कोशिकाएं वो शिथिल हो जाती हैं। 2 नंबर देखो, यानी कि शर्करा स्टार्च में परिवर्तित हो जाती, बिल्कुल राइट कथन। और सी ऑप्शन देखो, यहाँ पर रक्षक कोशिका का जो प्राशन दाब है ओपी घट जाता है, बिल्कुल राइट कथन है। और 4 नंबर देखो, ऑक्सीजन एकत्रित हो जाता है, ये बिल्कुल गलत कथन है। यानी कि यहाँ पर कौन सा कार्य नहीं होता है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। यानी कि जब रंध्र बंद होता है तो रक्षक कोशिका क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है, और शर्करा किस में बदल जाती है, स्टार में बदल जाती है। और रक्षक कोशिका का जो गार्ड सेल होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, प्राशन दाब यानी ओपी क्या हो जाता है, घट जाता है। ये प्रक्रिया होती है, आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं साथियों अगले सवाल की, जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है साथियों, गटेशन होने का कारण है। तो गटेशन होने का कारण क्या है साथियों। अब यहाँ पर देखो, गटेशन मतलब मूल लाभ, बिंदु स्त्रावण। गटेशन मतलब बिंदु स्त्रावण होने का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है। 1 नंबर देखो अंतःशोषण, 2 नंबर परासरण, 3 नंबर धनात्मक मूलदाब और 4 नंबर वाष्पोत्सर्जन। तो इसमें से कौन सी प्रक्रिया के द्वारा गटेशन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखो जो सी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धनात्मक मूल दाब के कारण ही क्या होता है, गटेशन प्रक्रिया होती है, बिंदु स्त्रावण प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल आपके सामने, बिंदु स्त्राव होता है, यानी कि जो बिंदु स्त्राव होता है वो कब होता है। देखो इसमें से तो राइट आंसर हमारा देखो कौन सा होगा। 1 नंबर ऑप्शन है प्रातःकाल के समय, 2 नंबर यहाँ पर चंद्रमा के समय, और सी ऑप्शन है शाम के समय और सुबह 10 बजे। तो आपको सभी को पता है बिंदु स्त्राव मतलब जब हम सुबह जैसे हमारे खेत के अंदर फसल है वो उगी हुई है, उसके जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर जल की छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई देती हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं बिंदु स्त्राव, यानी कि बिंदु स्त्रावण। ठीक है, तो ये जो बिंदु स्त्रावण होता है ये कब होता है। ये सामान्यतः साथियों आपको ध्यान होना चाहिए, ये प्रातः काल के अंदर होता है मैक्सिमम, यानी कि सुबह के समय ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन की। तो 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गटेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसके बारे में हम दो तो क्वेश्चन कर लिए हैं, तो एक और कर लेते हैं। यहाँ पर देखो गटेशन प्रक्रिया देखो यहाँ पर होती है, कब होती है, जब साथियों 1 नंबर ऑप्शन, जब मूल दाब अधिक होता है। क्या होता है, मूल दाब अधिक होता है, मतलब धनात्मक। ठीक है, और ट्रांसपीरेशन है वो उसकी दर है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस स्थिति में होता है, बिल्कुल राइट कथन है। यानी कि जब मूल दाब अधिक होता है तो पेड़ के अंदर, जैसे मान लो ये पेड़ हमने बना दिया है, यानी कि पौधा बना दिया है जिसके अंदर क्या ये पत्तियां लगी हुई है। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं, जैसे यहाँ पर मूल दाब अधिक होगा, मूल दाब अधिक होगा तो जल तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन वाष्पोत्सर्जन दर है वो पत्तियों से कम होगी, यानी कि जल है यहाँ से कम ही निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा। तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो यहाँ पर पत्तियों पर छोटी छोटी जल की बूंदें हैं वो एकत्रित हो जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है, इनकी ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या होता है साथियों, जल है वो वाष्प के रूप में उठ जाता है। लेकिन बिंदु स्त्रावण के अंतर्गत क्या होता है, जो जल की बूंदें होती हैं ये साथियों यहाँ पर एकत्रित हो जाती हैं पत्तियों पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सवाल की साथियों। अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पादप हार्मोन नहीं है। यानी कि हम पादप हार्मोन के कुछ जो हार्मोन है इंपॉर्टेंट उसकी भी बात कर लेते हैं। यानी कि प्राकृतिक जो हार्मोन है वो देखो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पादप हार्मोन नहीं है, यानी कि कौन सा नहीं है। यानी कि आप यहाँ पर बात करते हैं कृत्रिम हार्मोन कौन सा है। तो 1 नंबर ऑप्शन है 2,4-D, 2 नंबर है GA2 और 3 नंबर है जिब्रेलिन, 4 नंबर IAA। तो हमारा यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है 2,4-D यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हम खेती करते हैं एक बीजपत्री पादपों को बोते हैं तो उसमें से द्विबीजपत्री यदि कोई वहाँ पर उग जाता है या खरपतवार उग जाता है तो उस स्थिति में 2,4-D का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यानी कि 2,4-D है वो हमारा क्या है, एक कृत्रिम हार्मोन है, ये आपको ध्यान में रख लेना है।
ठीक है, हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। आपके सामने ऑक्सीजन का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का सर्वाधिक सांद्रण, ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है, तो इसका सर्वाधिक सांद्रण है वो पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो 1 नंबर ऑप्शन की बात करते हैं, पौधे के विभिन्न अंगों में पाया जाता है, बिल्कुल गलत कथन है। 2 नंबर ऑप्शन देखो, पौधे के ग्वाइंट टिप यानी कि वर्धिकारी शीर्ष पर पाया जाता है, बिल्कुल राइट कथन है। यानी कि जो वर्धिकारी भाग होते हैं, जैसे तने की बात करें तो तने का जो शीर्ष होता है, जो पत्तियां होती हैं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, यानी कि जो कली होती हैं विभजियों तक जहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और जड़ें होती हैं तो जड़ों के अंतिम सिरों पर, यानी कि वर्धिकारी जो शीर्ष होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या होती है? सर्वाधिक। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर सवाल आपके सामने है साथियों। यहाँ पर पूछा गया कि पादप में शीर्ष प्रभाविता के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि शीर्ष प्रभाविता किसके कारण उत्पन्न होती है, ये क्वेश्चन आपका है। तो 1 नंबर यहाँ पर ऑप्शन है कि जो टर्मिनल कलिका है उसमें ऑक्सीजन के उच्च सांद्रण के द्वारा उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल राइट कथन है। शीर्ष प्रभाविता टर्मिनल कलिका होती है, अंतिम टर्मिनल यानी कि अंतिम जो कलिका होती हैं, अंतिम जो भाग होता है उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन का उच्च सांद्रण हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है? शीर्ष प्रभाविता उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो आपके सामने अगला सवाल है साथियों 21 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया कि आपको एक कृत्रिम माध्यम में विभेदित की क्षमता वाला एक उत्तक दिया गया है, जिसमें क्या है साथियों? परों और जड़ों दोनों को प्राप्त करने के लिए आप हैं वो माध्यम में निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन युग्म मिलेंगे। यानी कि आपको कृत्रिम माध्यम में कोई जड़ और तना दोनों ही उत्पन्न करना है। इनकी परों का मतलब तना और जड़, यानी कि जड़ और तना दोनों ही उसके अंदर बनाना है, ठीक है। तो उस समय आप उसके अंतर्गत जो कौन सा हार्मोन मिलाएंगे, तो इसमें हमारा 1 नंबर ऑप्शन है जिब्रेलिन और एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। और 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर देखो साथियों IAA और जिब्रेलिन, 3 नंबर ऑक्सीजन और साइटोकाइनेसिस। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इनकी प्ररोह को वृद्धि कराने के लिए, तने को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, और जड़ों को बढ़ाने के लिए, जड़ों को विकसित करने के लिए साइटोकाइनेसिस, जो साइटोकाइनेसिन जो पादप हार्मोन होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, यानी कि जिब्रेलिन का विशिष्ट गुण क्या है। तो यहाँ पर जिब्रेलिन का विशिष्ट गुण क्या है साथियों? 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर देखो, आनुवांशिक रूप से लंबे पौधों का छोटा होना, ठीक है। आनुवांशिक रूप से बोने पौधे का लंबापन होना, ये हमारा क्या है? जिब्रेलिन का विशिष्ट गुण है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि आनुवांशिक रूप से बोने पौधे का लंबापन, तो ये हमारा जो विशिष्ट लक्षण है ये किसके कारण होता है? जिब्रेलिन के कारण। ठीक है, हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपके सामने साथियों 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा, यानी कि आपको इसमें किसका चयन करना है? गलत का। अब ज्यादातर आप ध्यान रखो मेरे साथियों, जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं उसमें जो पूछा जाता है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा गलत नहीं है। गलत नहीं है मतलब सही कौन सा है, तो इस प्रकार के कथन है वो आप ध्यान से पढ़ना। ज़्यादातर इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, गलत नहीं है या सही नहीं है, तो इसमें देखो 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर आपको सेलेक्ट क्या करना है? गलत कथन का चयन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखो 1 नंबर ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल रंध्र बंद होने के लिए नियंत्रित कारक होता है, गलत है। देखो जिब्रेलिन यानी कि जिब्रेलिक जो अम्ल होता है पत्तियों का गिरना, इससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखो जो बी ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि जिब्रेलिक अम्ल होता है वो किसका प्रतीक होता है? देखो पत्तियों का गिरना किसके कारण, किसकी कमी से होता है? जिब्रेलिन की कमी से होता है, ये आपको ध्यान में रख लेना। ठीक है, हम बात करते हैं अगले 24 नंबर क्वेश्चन की। तो आपके सामने साइटोकाइनिन एक हार्मोन होता है जिसका मुख्य काम क्या है। तो यहाँ पर ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो NCERT आधारित हो, NCERT आधारित हो,
और आजकल जो लैब असिस्टेंट की अभी एग्जाम होगी ना, उसके अंदर एनसीईआरटी जो आधारित क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम पूछे जाए, क्योंकि वर्तमान में एनसीईआरटी चल रही है और एनसीईआरटी चल रही है तो उसका चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन, प्योर एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछा गया इसमें, तो वही सेलेक्ट किया है जो एनसीईआरटी के अंदर दिया गया हो और लेकिन उसमें वह इंपॉर्टेंट हो। तो इसमें देखो यहाँ पर चॉइस नंबर क्वेश्चन कि साइटोकाइनिन एक हार्मोन होता है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर मुख्य कार्य आपको ध्यान में रखना है साथियों कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करना तथा जीर्णता यानी कि जीर्णता में विलंब करना। तो ये हमारा विशिष्ट कार्य किसका हो गया, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन का विशिष्ट कार्य हो गया। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करना किसका लक्षण है, साइटोकाइनिन, ठीक है। और यहाँ पर देखो जीर्णता में विलंब करना, जीर्णता के अंदर विलंब करना यानी कि विलंब मतलब देरी करना, जीर्णता मतलब जैसे हम क्या बोलते हैं जीर्ण मतलब मरा हुआ, यानी कि पत्तियों को गिरने से रोक देना। तो ये भी कौन करता है, ये भी साइटोकाइनिन पादप हार्मोन का काम होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं साथियों 25 नंबर क्वेश्चन। तो इस यूनिट के अंदर जो हमारा 25 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है और दूसरा जो भी भाग होगा वो भी हम इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, फलों को जल्दी पकाने में क्या प्रयोग होता है। यानी कि जब फल होते हैं उनको जल्दी पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है, ऐसे भी पूछे तो भी आपको देख लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पर देखो 1 नंबर है जिब्रेलिक अम्ल, 2 नंबर है इंडोल एसिटिक अम्ल, 3 नंबर यहाँ पर देखो फ्लोरोजन और 4 नंबर है इथाइलिन गैस। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। एथिलीन गैस या इथाइलिन गैस होता है वो साथियों फलों को जल्दी पकाने के लिए उपयोग में लिया जाता है और ये जो फलों को जल्दी पकाने के लिए काम करती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये जो यूनिट थी जैसे पराशरण से संबंधित यानी कि पादप जो कार्य की हैं उनके लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो ये 25 तो पादप कार्य की। अगले वीडियो में हमें इसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर अगला वीडियो भी हमें स्टार्ट कर देंगे इसमें। तो साथियों ये जो वीडियो अभी स्टार्ट किया है ये सेकंड पार्ट का है और ये जो 1 नंबर क्वेश्चन से है तो ये सेकंड पार्ट में महामैराथन जो क्लास है अपनी बायोलॉजी की उसका जो सेकंड भाग है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी। क्या साथियों, इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिक तंत्र वगैरह जो भी है इसमें इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। वातावरण है और जो जैविक संरक्षण है, इनकी जैव विविधता वगैरह जो भी है और खनिज चक्रण है, पारिस्थितिक, ये सब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। यानी कि इसमें जो हम मुख्य क्वेश्चन होंगे वो ही अध्ययन करेंगे और पूरा समझाने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। तो इसमें जो 1 नंबर क्वेश्चन है इकोलॉजी वाले भाग के अंतर्गत, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जब दोनों कारक ऋणात्मक रूप से प्रभावित होते हैं तो इस जो पारिस्थितिक यानी कि जो पारस्परिक जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं। यानी कि दोनों जीव हैं, दोनों जीवों को क्या होता है, नुकसान होता है, यानी कि दोनों ही ऋणात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा संबंध होता है जीवों का तो उसको हम क्या कहते हैं। तो 1 नंबर देखो सहभोजिता, 2 नंबर यहाँ पर देखो बी ऑप्शन है परभक्षिता, सी ऑप्शन है प्रतियोगिता और डी ऑप्शन यहाँ पर है एमेसाइलिज्म, ठीक है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो साथियों सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि प्रतियोगिता के अंतर्गत जीवों का जो पारस्परिक संबंध होता है उसमें दोनों को ही क्या होता है, ऋणात्मक रूप से प्रभाव होता है। यानी कि दोनों को ही क्या होती है, हानि होती है। ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव का मतलब होता है हानि, यानी कि दोनों जीवों को जब हानि होती है तो उसको बोलते हैं प्रतियोगिता या फिर इसको हम बोल सकते हैं साथियों कॉम्पिटिशन या फिर इसको बोल सकते हैं स्पर्धा बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखो सहभोजिता। सहभोजिता में क्या होता है साथियों, सहभोजिता में दोनों ही जीव होते हैं ना, जैसे 2 जीव होते हैं तो एक जीव को तो इसमें क्या होगा, एक जीव को तो लाभ होगा यानी कि प्लस होगा और दूसरे जीव को 0 लाभ होगा, यानी कि ना तो उसको हानि होगी और ना ही उसको लाभ होगा। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है उसको बोलते हैं सहभोजिता, ठीक है। अब हम बात करते हैं परभक्षिता। तो परभक्षिता मतलब परभक्षण करना। तो परभक्षण में क्या होता है, जैसे कोई जैसे बिल्ली है तो बिल्ली पूरे सूए को खा गई यानी कि भक्षण हो गया, उसका भक्षण कर लिया। तो बिल्ली को तो क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है और लेकिन जो छोटा होता है जीव उसको हानि हो जाती है। तो यहाँ पर एक को तो हानि और एक को क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का संबंध होता है उसको बोलते हैं परभक्षिता, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रतियोगिता होगी यानी कि स्पर्धा हो गया। फिर एमेसाइलिज्म, ठीक है। एमेसाइलिज्म होता है तो यहाँ पर जो संबंध होता है वो कौन सा होता है साथियों, यानी कि इसको साथियों हम कह सकते हैं
हिंदी में कह सकते हैं साथियों अंतर जातीय परजीविता। एमेसालिज्म को हमें हिंदी में क्या कह सकते हैं, अंतर साथियों, अंतर जातीय और यहाँ पर इसको बोल सकते हैं परजीविता। तो इसमें क्या होता है, अंतर जातीय परजीविता के अंदर क्या होता है, एक को तो होता है हानि और दूसरे को न तो हानि और न ही लाभ होता है। तो इस प्रकार का संबंध होता है, उसको एमेंसालिज्म या फिर अंतर जातीय परजीविता कहते हैं। तो ये आपको परिभाषा याद रखनी है और इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं वो भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें देखो यहाँ पर कि निम्न कथन है, उनमें से आपको देखना निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रीडेटर से संबंधित गलत है। ठीक है, तो इसमें देखो प्रीडेटर का मतलब यहाँ पर होता है परभक्षी। तो परभक्षी के संबंध में गलत कथन कौन सा है। 1 नंबर देखो, परभक्षी खाद्य जनसंख्या को नियंत्रित करता है। बिल्कुल राइट है कि जो परभक्षी होता है वो दूसरे जीवों को खा करके अपना जो खाद्य जाल या जो खाद्य जनसंख्या होती है उसको नियंत्रित करता है। लेकिन अपने को गलत कथन का चयन कर लेना है। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर ऑप्शन है, परभक्षी समुदाय में जातीय विविधता को बनाए रखने में सहायक होता है। बिल्कुल राइट बात है, जनसंख्या यहाँ पर खाद्य जनसंख्या हो तो उसको नियंत्रण करेगा, तो जातीय विविधता होगी उसको भी बनाए रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन देखो, परभक्षी प्रभावी नहीं होते हैं तब खाद्य जनसंख्या विलुप्त हो जाती है। बिल्कुल गलत कथन है कि परभक्षी है वो नहीं होगा तो खाद्य जनसंख्या विलुप्त हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। फिर 2 नंबर यहाँ पर ऑप्शन देखो, यानी कि डी ऑप्शन देखो, शाकाहारी यानी कि जो परभक्षी होता है उसका सबसे अधिक लाभ यह है कि पौधे परभक्षण से बचने के लिए एक स्थान से भाग नहीं सकते। बिल्कुल राइट है। ठीक है, और ई ऑप्शन देखो, बाघ जो होता है वो परभक्षी का एक उदाहरण। बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपने को क्या करना है, गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अपना अगला सवाल है यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर प्लस माइनस के आधार पे मैंने जैसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन में समझाया उसी तरीके से दिया हुआ है। देखो यहाँ पर कि यदि प्लस चिन्ह होता है वो लाभदायी होता है परस्पर क्रिया के लिए, तथा जो नेगेटिव जो चिन्ह होता है उसको हानिकारक के लिए, तथा जीरो चिन्ह होता है उसको उदासीन पारस्परिक क्रिया के लिए किया जाता है। तो प्लस माइनस द्वारा दर्शित समष्टि पारस्परिक क्रिया किसे संदर्भित करता है, यानी कि जो प्लस माइनस यानी कि एक जीव को तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, और दूसरे जीव को क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो इस प्रकार का जो पारस्परिक जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसके बारे में मैंने अभी बताया। और बता देता हूँ यहाँ पर जो इसका 1 नंबर ऑप्शन है परजीविता, 2 नंबर यहाँ पर यानी कि सहोपकारिता, 3 नंबर ऑप्शन है अंतरजातीय परजीविता, और यहाँ पर जो 3 नंबर यानी कि डी ऑप्शन है सहभोजिता। तो इसमें देखो साथियों हम बात करते हैं, जो राइट आंसर अपना हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यानी कि परजीविता के अंदर क्या होता है, परजीविता मतलब दूसरे के ऊपर जीवन यापन करना। तो इसमें हमारा जो परजीविता होता है उसमें एक को तो लाभ होता है और दूसरे को क्या होता है, हानि होती है, लेकिन इसमें विलुप्त नहीं होता है। परजीविता के अंतर्गत क्या होता है, विलुप्त नहीं होता, जो हानि होती है वो पूरा विलुप्त नहीं होता है। लेकिन जो परभक्षण होता है, जैसे हमने पढ़ा था परभक्षण के अंदर क्या होता है, परभक्षण में साथियों एक को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को हानि होती है, वो पूरा का पूरा विलुप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा अंतर, परजीविता और परभक्षण के अंतर्गत क्या अंतर है। तो इस प्रकार का अंतर है दोनों के अंदर। देखो ये प्लस माइनस और यहाँ पर भी प्लस माइनस, लेकिन अंतर क्या है, परजीविता में क्या अंतर, पर जो जीविता होती है उसमें जो छोटा जीव होता है जिसका भक्षण यानी कि जो जिसको हानि होती है वो विलुप्त नहीं होता है, लेकिन परभक्षण में जिसको हानि होती है वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सहोपकारिता। तो सहोपकारिता के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर साथियों दोनों को लाभ होता है, यानी कि दोनों जीवों को क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि प्लस प्लस का संकेत होता है। और अंतरजातीय परजीविता का मैंने बता दिया था, यानी कि एक को तो हानि होगी और दूसरे को न तो लाभ होगा न हानि होगी। और सभोजिता के अंतर्गत यानी कि कौन सा पारिस्थितिक होता है जिसमें सभोजिता मतलब दोनों ही भोजन साथ साथ करते हैं। तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि जो सभोजिता होता है, देखो यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो सभोजिता होता है उसमें देखो एक जीव को तो लाभ होगा और दूसरे को न तो लाभ होगा न हानि होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको कॉमेंसेलिज्म कहते हैं, सभोजिता को क्या बोलते हैं, कॉमेंसेलिज्म कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगले सवाल की। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है। तो यहाँ पर देखो विशिष्ट श्वसन मूलों
को उत्पन्न करने वाला तथा संजीव प्रजकता दर्शाने वाले पादप निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखो साथियों, जो 1 नंबर ऑप्शन है समोद्भिद, 2 नंबर है लवणोद्भिद और 3 नंबर बालुकोद्भिद और 4 नंबर यहाँ पर देखो जलोद्भिद। तो हमारा जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा लवणोद्भिद। लवणोद्भिद हमारा राइट आंसर, यानी कि लवणोद्भिद जो पादप होता है ना उसमें श्वसन मूल पाई जाती हैं, ठीक है, और संजीव प्रजकता दर्शाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि श्वसन मूल है वो कहाँ के पादपों में पाई जाती हैं, तो लवणोद्भिद पादप होते हैं उसमें पाई जाती हैं। संजीव जो प्रजकता है वो भी कौन से पादप दर्शाते हैं, लवणोद्भिद पादप दर्शाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि जो रेगिस्तान यानी कि जो मरुस्थल, जिसको हमारे राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है, कौन कौन से जिलों में होते हैं, जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर वगैरह, ये जो पाकिस्तान बॉर्डर वाले जिले हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, मैक्सिमम जैसलमेर मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मरुस्थल को हरित भूमि में किसके द्वारा बदला जा सकता है। तो देखो 1 नंबर देखो लवणोद्भिद, 2 नंबर यहाँ पर अम्लोद्भिद, 2 नंबर बालुकोद्भिद और सी ऑप्शन यहाँ पर लवणोद्भिद और डी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वृक्ष के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बालुकोद्भिद यानी कि जो पादप होते हैं उन पादपों के द्वारा हम हरित भूमि में बदल सकते हैं, किसको, जो रेगिस्तान है मरुस्थल है उसको, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों 5 यानी 6 नंबर क्वेश्चन की। तो इकोटोन क्या होता है। तो इकोटोन देखो एक प्रदूषित क्षेत्र है या फिर एक झील की तली है या फिर 2 समुदायों के बीच संक्रमण का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं, या विकसित समुदायों का एक क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। तो साथियों इसमें इकोटोन क्या है, इकोटोन यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाए साथियों, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाए। यानी कि 2 समुदाय हैं, ये एक समुदाय हो गया, ये 2 समुदाय हो गए। तो दोनों समुदाय के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र होता है, दोनों समुदाय के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र होता है, जैसे ये जो क्षेत्र है ये दोनों समुदाय के बीच में संक्रमण क्षेत्र है, तो ये जो ए और बी समुदाय का क्या है, इकोटोन है, यानी कि ये दोनों समुदायों के बीच वाला संक्रमण वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो आपके सामने है साथियों 7 नंबर क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। इकोलॉजिकल निकेत या नीके किसको बोलते हैं, इकोलॉजिकल निकेत या नीके किसको कहते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन है समुद्र का सतही क्षेत्र को बोलते हैं, 2 नंबर पारिस्थितिक रूप से अनुकूल क्षेत्र को बोलते हैं, 3 नंबर यहाँ पर ऑप्शन है समुदाय में एक प्रजाति की भौतिक स्थिति तथा कार्यात्मक भूमिका को बोलते हैं, या फिर झील की तली पर रहने वाले पौधे यानी कि सभी पौधे तथा जंतुओं से मिलकर बना हुआ होता है तो उसको बोलते हैं। देखो हमारा इकोटोन, इकोलॉजिकल इकोटोन है वो किसको बोलते हैं, यानी कि इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो साथियों सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यानी कि समुदाय में एक प्रजाति की जो भौतिक स्थिति तथा कार्यात्मक भूमिका होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल निके कहते हैं या निकेट कहते हैं या निकेत कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों अगले सवाल की। तो आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि एलन के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एलन के नियम के अनुसार जो ठंडी जलवायु के स्तनधारियों में होते हैं, अब आपको ये ध्यान होना चाहिए एलन का नियम क्या है। तो एलन जैसे एक बोले तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपको ध्यान होना चाहिए, नीट से संबंधित होती है, जो नीट की तैयारी करवाती है, ठीक है, और जेई मेंस वगैरह उनकी भी करवाती है, मेडिकल, ठीक है। तो हम यहाँ बात करते हैं साथियों कि एलन के नियम के अनुसार, तो यहाँ पर जो एलन वो कोचिंग वगैरह नहीं है, यहाँ पर साथियों ये इकोलॉजी से संबंधित एक टर्म है, शब्द है। तो यहाँ पर देखो एलन होता है, एलन का एक नियम है, उस नियम के अनुसार क्या होता है, जो भी ठंडी जलवायु के अंतर्गत स्तनधारी पाए जाते हैं, जो भी साथियों क्या ठंडी जलवायु के अंतर्गत स्तनधारी पाए जाते हैं उसके अंदर क्या संरचनाएं होनी चाहिए। देखो 1 नंबर छोटे कान लंबे पाद होने चाहिए और लंबे कान छोटे पैर होने चाहिए, लंबे कान लंबे पैर और छोटे कान छोटे पैर होने चाहिए। तो एलन के नियम के अनुसार क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा कि जो भी ठंडी जलवायु के स्तनधारी हैं उन स्तनधारियों के अंदर क्या होता है साथियों, उनके स्तनधारियों में साथियों हमारा जो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि छोटे कान होते हैं और छोटे ही क्या होते हैं, पैर होते हैं ठंडी जलवायु वाले स्थानों में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, एलन का नियम है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है, इस पर दी अपवर्जन का गॉसे नियम
कहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्पर्धी अपवर्जन होता है, तो इसके अनुसार गॉसे का नियम, तो गॉसे का नियम के अनुसार क्या है, कौन सा कथन है वो सत्य है हमारा। तो यहाँ पर देखो 1 नंबर कथन आपके सामने है, अधिक संख्या में पाए जाने वाली जो स्पीसीज होती हैं वो स्पर्धा द्वारा कम संख्या में पाए जाने वाली स्पीसीज का अपवर्जन करते हैं। 2 नंबर देखो, समान जनसंख्या के लिए स्पर्धा उस स्पीसीज को अपवर्तित कर देती हैं जो कि भिन्न प्रकार के भोजन पर जीवित रह सकती हैं। ठीक है, और 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर है वो हमारा देखो, कोई भी दो स्पीसीज एक ही निकेत में रहती हैं जो कि क्या है, असीमित अवधि के लिए नहीं रह सकती हैं क्योंकि सीमाकारी संसाधन एक समान होते हैं। बिल्कुल राइट कथन है, यानी कि एक ही निकेत होता है, एक ही जो क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत, यानी कि जैसे मान लो ये कोई एक पारिस्थितिक क्षेत्र है, उसके अंतर्गत यहाँ पर देखो दो स्पीसीज असीमित अवधि यानी कि लंबे समय तक नहीं रह सकती हैं क्योंकि उसके लिए जो सीमाकारी संसाधन है वो समान होता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक कोई घास का पौधा है, ठीक है, तो इसी घास के पौधे पर जीवित रहने वाली 2 स्पीसीज है, एक ये और ये 2। ठीक है, दोनों स्पीसीज इसी घास के पौधे को खाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 स्पीसीज हैं वो लंबे समय तक नहीं रह सकती हैं। क्यों नहीं रह सकती हैं? क्योंकि इसके लिए जो सीमाकारी संसाधन है, जैसे ये घास का पौधा, ये समान है दोनों के लिए, इसलिए ये लंबे समय तक साथ में नहीं रह सकते। तो यही क्या है, हमारा गॉसे का नियम है। ठीक है, और स्पर्धी अपवर्जन का नियम है। अपवर्जन मतलब स्पर्धी मतलब दोनों के मध्य कंपटीशन है, और अपवर्जन मतलब उसको अलग अलग करना चाहिए इससे संबंधित। तो यहाँ पर गॉसे का नियम यही कहता है। अब आपको समझ में आ गए होगा अच्छी तरीके से, इससे ज़्यादा और क्या समझाएं साथियों। यहाँ पर हम बात करते हैं अगले सवाल की साथियों। आपके सामने अगला सवाल है, तालाब के इकोसिस्टम ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है। अब यहाँ पर मैं सारे आपको पिरामिड के बारे में जानकारी दूंगा, आप ध्यान से सुनना साथियों, मेरे साथियों। यहाँ से क्वेश्चन टपने जो अपने लैब असिस्टेंट एग्जाम में है न, उसके अंतर्गत हमारा जो पिरामिड से संबंधित ये क्वेश्चन जरूर टपकेगा। तो यहाँ पर ध्यान ये देना साथियों कि जो तालाब होता है उसके इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड, तो ऊर्जा का पिरामिड आपको ध्यान में रखना है साथियों, हमेशा सीधा होता है। सीधा का मतलब कैसे, इस प्रकार ये सीधा हो गया। अब ये तो कैसा पिरामिड है, ये सीधा पिरामिड है। और दूसरा हम बात करते हैं उल्टा पिरामिड, तो उल्टा कैसे होता है, यानी कि उल्टा ये हमारा पिरामिड इस प्रकार से पिरामिड कोई बनता है तो वो तो होता है उल्टा। अब देखो यहाँ पर सीधा पिरामिड क्यों होता है, जैसे यहाँ पर लिंडमान के अनुसार, किसके अनुसार साथियों, लिंडमान के अनुसार। लिंडमान एक वैज्ञानिक हैं जिसने दशकांत का नियम दिया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है ऊर्जा से संबंधित कि लिंडमान ने क्या बताया कि अगले जीव में 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती हैं। क्या होती हैं? 10%। जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ 10,000 किलो जूल ऊर्जा है, तो अगला वो जो भी जीव होगा ना, उसको कितनी ऊर्जा मिलेगी, इसकी क्या मिलेगी, यहाँ पर 10% ऊर्जा ही मिलेगी, यानी कि 1 0 कट हो जाएगा तो 1000 हो जाएगी। फिर अगले जीव को ऊर्जा कितनी मिलेगी, 100 होगी। फिर अगले जीव को ऊर्जा कितनी मिलेगी, 10 होगी। इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो सबसे जो पेंदे वाला भाग है हमारा, ये हमारा क्या है, बड़ा है, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा भी बड़ी है। ऊपर की तरफ क्या है, छोटा है, तो ये हमारी क्या है, ऊर्जा यहाँ पर कम पहुँचती है। तो ये किसके अनुसार होता है, लिंडमान के अनुसार होता है। तो इसमें हमारा ऊर्जा से संबंधित चाहे तालाब पूछे, चाहे यहाँ पर खेत का मैदान पूछे, या फिर कुछ भी पूछे, जैसे जंगल पूछे, या फिर आपको कुछ जैसे पूछ ले कि पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी है, उस पर जू है, उस पर कुछ भी है, इस प्रकार चाहे मछली पे कुछ जू है, और इस पर कुछ भी पूछ ले, ऊर्जा से संबंधित जो भी पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। अब हम यहाँ पर कुछ और पिरामिड की बात कर लेते हैं। जैसे साथियों यहाँ पर संख्या का पिरामिड आपको पूछे, तो संख्या के पिरामिड के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना कि जीव संख्या का पिरामिड आपको पूछा जाता है तो आपको क्या कर लेना है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के पिरामिड बनता है संख्या पिरामिड में, जैसे घास के मैदान का पिरामिड, यानी कि घास के मैदान में जो संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड इस प्रकार से पूछे, या फिर खेत के मैदान का जीव संख्या पिरामिड पूछे, या तालाब के अंदर जीव संख्या का पिरामिड पूछे, तो हमेशा
ये पिरामिड कैसा बनेगा, ये पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा साथियों, सीधा बनेगा। क्या बनेगा साथियों, सीधा बनेगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, सीधा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा कैसे बनेगा, मान लो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी, यहाँ पर घास की होगी। ठीक है, तो घास को कौन खाएगा, घास को खाएगा कौन, हिरण खाएगा। तो हिरण की संख्या उससे कम होगी। हिरण को कौन खाएगा, हिरण को खाएगा साथियों कुत्ता। कौन खाएगा, कुत्ता। कुत्ता की संख्या उससे कम होगी। कुत्ते को कौन खाएगा, शेर खाएगा। तो शेर की संख्या उससे भी कम होगी। ये संख्या का पिरामिड होगा। फिर हम बात करें 2 नंबर की वृक्ष पर जीवों की संख्या का पिरामिड पूछे। किस पे साथियों, वृक्ष पर जीवों की संख्या का पिरामिड पूछे तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा साथियों उल्टा बनेगा। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि एक वृक्ष का पिरामिड है तो उसका जो संख्या का पिरामिड है वो कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। या पिरामिड का डायग्राम बना के आपको दे दिया जाए तो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखो वृक्ष है, जैसे वृक्ष है तो वृक्ष की संख्या क्या है, 1 है। तो ये वृक्ष हो गया। वृक्ष की संख्या क्या होती है साथियों, 1 होती है। उसके वृक्ष के ऊपर क्या होते हैं, वृक्ष के ऊपर यदि कौन होते हैं साथियों, पक्षी होते हैं। तो पक्षी की संख्या क्या है, वृक्ष से ज़्यादा है। ठीक है, और तो सबसे ऊपर हम बात करते हैं यहाँ पर सर्वाधिक संख्या क्या पक्षियों पर होती है, क्या साथियों, जू होती है। क्या होती है, जू। या फिर पक्षियों पर क्या होते हैं, मान लो कीट होते हैं तो उसकी संख्या और भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार का संख्या का पिरामिड जो वृक्ष यानी कि वृक्ष पर जीवों की संख्या का पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन घास के मैदान, खेत के मैदान और तालाब के अंदर संख्या का पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। अब हम बात करते हैं कुछ और पिरामिड का, यानी कि यहाँ पर जैव भार की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो जैव भार का मतलब कोई भी जीव है उसका भार के बारे में तुलनात्मक पिरामिड बनाना। तो जैव भार के अंतर्गत सबसे पहले 1 नंबर स्थलीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र मतलब जमीन पर, यानी कि जमीन पर देखो एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर कौन होते हैं, पक्षी होता है। तो पेड़ का वजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद में पक्षी का वजन थोड़ा कम होता है और जू का वजन और कम होता है। एक जू की बात करें, ऐसे नहीं बहुत सारी जू, तो बहुत सारी की तुलना करें तो भी कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का स्थलीय जो परितंत्र के अंतर्गत हम जैव भार की बात करें तो कैसा पिरामिड होता है, सीधा बनता है। ये आपके सामने सीधा बना हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जलीय परितंत्र के अंतर्गत, जैसे तालाब है या फिर समुद्र के अंतर्गत हम बात करते हैं जैव भार की। तो यहाँ पर जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब उल्टा कैसे बनेगा, जैसे सबसे यहाँ पर कम भार होता है वो किसका होता है, छोटे पौधों की होता है। यानी कि जो छोटे पौधे होते हैं जैसे तालाब के अंदर जैसे देखो या समुद्र के अंदर देखो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उनका जो जैव भार होता है वो कैसा होता है, कम होता है। उसके बाद में देखो बात करते हैं यहाँ पर उनको कौन खाते हैं, उनको खाते हैं छोटी मछलियाँ। तो छोटी मछलियों का उनसे ज़्यादा भार होता है। फिर भार सबसे ज़्यादा किसका होता है, व्हेल मछली का होता है। या फिर ऐसे भी हो जाए साथियों कि यहाँ पर छोटी मछली है या छोटा जीव है, फिर यहाँ पर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली आती है। इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम जैव भार की बात करें तो जलीय परितंत्र के अंतर्गत जो जैव भार होता है उसमें जो पिरामिड बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन स्थलीय परितंत्र हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो इस प्रकार की बातें आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं साथियों ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड आपको सभी को पता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही कैसा बनता है, चाहे कैसा भी परितंत्र हो, हमेशा ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। घास के मैदान का जो परितंत्र के सभी जो स्तूप होते हैं, जैसे संख्या है, जैव भार है, ऊर्जा का स्तूप है, या ये हमेशा ही कैसा होता है, ये हमेशा ही सीधा बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पिरामिड से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपको यहाँ से मैंने क्लियर करवा दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल आपके सामने साथियों 11 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें देख लो साथियों, ये भी क्वेश्चन है CBSE PMT में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT आधारित है। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर खाद्य श्रृंखलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि आपके सामने बहुत सारे कथन दिए हुए हैं तो इस पे आपको क्या करना है, विचार करना है। तो यहाँ पर जो 1 नंबर कथन है वो आपके सामने है, ये है देखो यहाँ पर कि एक क्षेत्र से 80% बाग हैं, बाग के हटा दिए जाने पर वहाँ की वनस्पति में भारी वृद्धि हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस कथन पे विचार करना कि वृद्धि होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा कथन है वो कौन सा कैसा हो जाएगा साथियों, गलत हो जाएगा। यानी कि ये जो कथन है वो हमारा क्या है, गलत है। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, जो कथन पे विचार करना है, फिर इसमें से आपको क्या करना है, सही कथन है उसका चयन करना है। तो ये तो 1 नंबर तो गलत हो गया कि बागों का और वनस्पति से ज़्यादा कुछ संभव नहीं होता है भारी में, यानी कि भारी वृद्धि हो गई ऐसा ज़्यादा नहीं लगता है।
ठीक है, यहाँ पर फिर देखो, यहाँ पर अधिकतर मांसभक्षियों के यानी कि हटाने जाने से हिरणों की आबादी बढ़ गई। बिल्कुल ये सही कथन है, सही बैठ रहा है, क्योंकि जैसे मांसाहारी जो भी होते हैं वो किसको खाते हैं, हिरण को खाते हैं। तो हिरण की संख्या है वो क्या हो जाती है, मांसाहारियों को हटा देंगे, यानी कि हिरण को खाने वाले जो भी जीव होते हैं उसको हटा देंगे तो हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी। बिल्कुल सत्य हो गया, बी सत्य हो गया, यानी कि बी कथन है वो सत्य है, ए गलत है। तो सी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखो, खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई सामान्यतः 3-4 पोषण स्तरों तक ही सीमित होती हैं, जो ऊर्जा हानि के कारण होता है। बिल्कुल राइट कथन है, ठीक है, तो ये भी हमारा राइट कथन हो गया। डी ऑप्शन की बात करें कि खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई 2 से 8 पोषण स्तरों तक हो सकती है। क्या आपने ऊर्जा का पिरामिड 8 पोषण स्तर तक देखा है? नहीं देखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा है, बी और सी वाला, यानी कि बी और सी वाला सही आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। आपके सामने अगला सवाल है साथियों, 12 नंबर क्वेश्चन। सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है, अपघटन से संबंधित कोई भी जैसे लकड़ी पड़ी है उसका अपघटन होगा तो उसके अंतर्गत कौन कौन से मुख्य लक्षण होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले देखो, असत्य कथन है उसका आपको क्या कर लेना है, चयन करना है। इनकी अपघटन से संबंधित निम्न कथन में से असत्य कथन का क्या करना है, चयन कर लेना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं साथियों, 1 नंबर जो कथन है यहाँ पर, गर्म तथा आर्द्र जो वातावरण होता है वो अपघटन के लिए अनुकूल होता है। ये कथन है वो साथियों राइट है, बिल्कुल राइट, ठीक है। आपको गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर कथन देखो, अपघटन की दर कम होती है यदि मर्तोपजीवी में काइटिन तथा लिग्निन की मात्रा पाई जाती। बिल्कुल, यानी कि जो काइटिन होता है, यानी कि कोई मरे हुए जीव होते हैं या लकड़ी होते हैं, पदार्थ होते हैं, कोई भी जीव जिसके अंतर्गत क्या होता है, काइटिन होता है या लिग्निन होता है, ये बहुत ही कठोर पदार्थ होते हैं। तो क्या होता है साथियों, यदि काइटिन और लिग्निन की मात्रा है वो मरे हुए पदार्थ या जीवों में क्या होती है, अधिक होती है, तो उसका अपघटन क्या होता है, बहुत ही धीमा हो जाता है, यानी कि उसमें अपघटन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बिल्कुल सत्य कथन है, यानी कि ए भी सत्य है और बी भी सत्य है। सी की बात करें कि केसुआ जो होता है ये अपघटनकारी होता है। बिल्कुल साथियों अपघटनकारी होता है केसुआ, ठीक है। हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अब पीछे 4 नंबर ही रहा तो हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत कथन कौन सा हो गया, 4 नंबर हो गया। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये वास्तव में क्या है, क्वेश्चन है हमारा गलत है। यानी कि जो मर्दा समस्तर होता है उसमें घुलनशील अकार्बनिक जो पोषणों का अवक्षेपण अनुपस्थित लवण के रूप में होता है, जिसे खनिजीकरण कहते हैं। बिल्कुल गलत कथन है कि खनिजीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है। अब हम बात करते हैं साथियों अगले सवाल की। अगला सवाल आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है, ग्रासलैंड में भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। यानी कि जो घास के मैदान होते हैं उसके अंदर जो भोजन श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, उसका सही कथन है वो कौन सा है या सही श्रृंखला है वो कौन सी है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन देखते हैं कि घास को भेड़िया खाता है, भेड़िया को हिरण खाता है, कभी नहीं खाता है। भेड़िए को कभी हिरण, यानी कि हिरण है वो क्या है, शाकाहारी है, तो भेड़िए को नहीं खाएगा, तो 1 नंबर तो वैसे भी गलत हो गए। 2 नंबर देखो, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को कौन खाता है, घास खाता है, कभी नहीं खाता है। 3 नंबर देखो, घास को कौन खाता है, कीट खाता है, कीट को पक्षी खाता है, पक्षी को क्या खाता है, सर्प खाता है। बिल्कुल राइट कथन हो गए। हमारा जो राइट कथन है वो कौन सा हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा कि जो घास है उसको कौन खाता है, कीट खाता है, कीट को कौन खाता है, पक्षी खाता है, पक्षी को है वो सांप खाता है, सर्प खाता है। अब हम बात करते हैं साथियों अगले सवाल की। आपके सामने अगला सवाल है क्या है, डीडीटी। ठीक है साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन है, डीडीटी का भोजन जाल यानी कि जो खाद्य जाल होता है उसके द्वारा अधिकतम जैविक विस्तारण देखा जा सकता है। यानी कि जो डीडीटी होते हैं साथियों, डीडीटी जो होता है साथियों उसके अंदर जैसे डीडीटी है वो कहीं पर छिड़काव कर दिया डीडीटी का, और वो क्या होता है जैसे पादपों पे छिड़काव कर दिया तो पादप है उसको अवशोषित कर लेता है। फिर क्या होता है, उस पादप को जो भी जीव खाता है उस जीव के अंदर वो क्या होता है, संग्रहित हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो बाहर निकल गए या विघटित हो गया, कुछ भी नहीं होता है। तो विस्तारण ज्यादा किसका होगा, जो उस स्तर पर जो भी होगा ना उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 1 नंबर शैवाल, 2 नंबर जीवाणु में, 3 नंबर यहाँ उस वर्गीय पौधों में, 4 नंबर यहाँ पर मानव में। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सबसे उस स्तर पर यानी कि भोजन करने वाला कौन है, तो यहाँ पर देखो डी ऑप्शन है, ये उस यानी कि पोषण स्तर पर है। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान में होना चाहिए कि जैसे मान लो कोई पौधा है, ठीक है, पौधा है
उसके ऊपर आपने क्या छिड़क दिया, DDT छिड़क दिया, DDT छिड़क दिया। और इस पौधे को खाएगा कौन, हिरण खाएगा। ठीक है, हिरण में यानी कौन खाएगा साथियों, हिरण खाए। तो हिरण में पौधे से ज़्यादा DDT होगी। ठीक है, और हिरण को कौन खाएगा साथियों, हिरण को खाएगा मान लो कुत्ता, तो कुत्ते में DDT की मात्रा है वो ज़्यादा होगी। कुत्ते को मान लो कौन खाएगा, तो शेर खाएगा। तो शेर यहाँ पर सबसे उच्च पोषण स्तर पर है, तो शेर के अंदर क्या होता है, DDT की मात्रा है उसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान, क्योंकि ये जो DDT होता है ना, ये संग्रहित होता जाता है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की साथियों। अगला सवाल 15 नंबर क्वेश्चन है, आपके सामने है कि मृदा के नाइट्रिफिकेशन में सीमाकारी कारक कौन सा होता है। यानी कि मृदा के अंदर नाइट्रोजन का स्तर बढ़ाने के लिए सीमाकारी कारक कौन सा होता है। तो 1 नंबर देखो PS, 2 नंबर तापमान, 3 नंबर प्रकाश, 4 नंबर यहाँ पर वायु। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसमें हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा। PS यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रिफिकेशन में सीमाकारी कारक होता है, वो कौन सा होता है, PS होता है, मृदा का PS। ठीक है, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें दोनों युग्म का सही संयोजन, यानी कि सही संयोजन वाला कथन कौन सा है। यहाँ पर देखो सही संयोजन वाला 1 नंबर, एक साइड में तो आपको क्या दे दिया, एक साइड में तो आपको यहाँ पर 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर देखो सही कथन है वो कौन सा है। तो 1 नंबर यहाँ पर देखो ए ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि गैसीय जो पोषण चक्र है वो कार्बन का और सल्फर का होता है, बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। और 2 नंबर देखो अवसाद पोषण चक्र है वो नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का होता है, बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, और बी ऑप्शन की बात करें तो जो गैसीय पोषण चक्र होता है वो नाइट्रोजन और सल्फर का होता है। ठीक है, और यहाँ पर अवसाद जो पोषण चक्र है वो कार्बन और फॉस्फोरस का होता है, गलत हो गया। ठीक है, हम डी की बात करें, यहाँ पर डी की बात करें साथियों, तो डी में देखो सी ऑप्शन में देखो, यहाँ पर गैसीय जो पोषण चक्र होता है वो सल्फर का और फॉस्फोरस का होता है, गलत हो गया। ठीक है, और अवसाद जो पोषण चक्र होता है कार्बन नाइट्रोजन, गलत हो गया। और यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा पीछे राइट हो जाएगा, क्योंकि पीछे वही रहा है। तो यहाँ पर देखो जो गैसीय पोषण चक्र होता है वो किसका होता है, कार्बन का, यानी कि कार्बन का जो पोषण जो चक्र होता है, जैसे कार्बन चक्र बोलते हैं, वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का भी हम देखते हैं तो जैसे NO2 जैसे या NO3 वगैरह जो भी होता है वो भी क्या है, एक गैसीय अवस्था में होता है। अब अवसाद की बात करें तो अवसाद में देखो सल्फर है, फॉस्फोरस है। अवसाद मतलब जैसे चट्टान है, चट्टान के विघटन से हो गया, इस प्रकार से लकड़ी के विघटन से, तो अवसाद के अंतर्गत आता है। तो अवसाद के अंतर्गत जैसे सल्फर है और फॉस्फोरस का जो पोषण चक्र होता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की साथियों। अगला सवाल है यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि जो पदार्थों के पुनः चक्रण के लिए सर्वाधिक आवश्यक होते हैं, यानी कि पदार्थ के पुनः चक्रण के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है, उत्पादक आवश्यक होता है या उपभोक्ता आवश्यक होता है या अपघटक आवश्यक होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें साथियों राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि अपघटक होता है वो पुनः चक्रण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे साथियों, जैसे मान लो गैसीय अवस्था में होता है वो तो अपने आप गैसीय अवस्था में बदलता रहता है, लेकिन जैसे अवसाद के रूप में होता है, जैसे पादप है, पादप की पत्तियां हैं वो गिर गई, उसका अपघटन नहीं होगा। तो जैसे मैंने बताया सल्फर है और फॉस्फोरस है, उसका पुनर्चक्रण नहीं हो पाएगा जब तक जो भी निर्जीव पदार्थ हैं या मृतोपजीवी जो भी होता है उसका अपघटन नहीं होगा। तो सल्फर और फॉस्फोरस के ऐसे जो होते हैं ना खनिज, तो उनका क्या नहीं होगा साथियों, पुनः चक्रण नहीं होगा, यानी कि वो पादपों के लिए अवशोषण के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर अपघटन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर माना जाता है पुनः चक्रण के लिए। ठीक है, हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो आपके सामने है साथियों कि पिछले 150 वर्षों में वातावरणीय CO2 की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है, यानी कि 150 वर्ष, पिछले जो भी 150 वर्ष हुए उसमें वातावरण के अंतर, यानी कि वातावरण में कितनी CO2 जो गैस है उसमें वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना साथियों, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 170 से 340 ppm यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। अब वातावरण, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, फॉस्फोरस चक्र है, तो ये साथियों किस प्रकार का चक्र है।
तो इसमें देखो गैसीय शक्कर है, पूर्ण शक्कर है, अपूर्ण शक्कर है, आधा गैसीय आधा अवसादीय शक्कर है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते साथियों, अवसाद जैसे फॉस्फोर शक्कर है वैसे तो अवसाद शक्कर होता है, अवसाद को अपूर्ण शक्कर यहाँ पर माना गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल आपके सामने साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा XC2 संरक्षण नहीं है। अब आपको XC2 के बारे में, इन सीटू के बारे में ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर XC2 की बात करें तो यहाँ पर देखो जो हमारा 1 नंबर कथन है क्रायो प्रिजर्वेशन, 2 नंबर बीज बैंक, 3 नंबर बायोस्फीयर रिजर्व और पवित्र उपवन, और 4 नंबर यहाँ पर है बोटनिकल गार्डन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर साथियों हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व या फिर पवित्र उपवन है, वो हमारा क्या है, XC2 का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी सभी जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन है और बीज बैंक है और बोटनिकल गार्डन है, ये सभी के सभी XC2 के उदाहरण माने जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। XC2 और InSitu में से ये क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है, तो आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एग्जाम्पल हैं NCERT के अंदर दिए हुआ है वो आपको ध्यान में रखना है। अब साथियों यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, जैसे XC2 का मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। XC2 में देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक तो जंतु उद्यान, क्या देना है, जंतु उद्यान, दूसरा वानस्पतिक उद्यान जो भी है, जंतु उद्यान है, वानस्पतिक उद्यान है, और आपको इसमें ध्यान देना जंतु घर यानी कि जू जो भी होते हैं, और निम्न ताप परिरक्षण यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान, ये भी किसका उदाहरण है, XC2 का उदाहरण है। और प्रयोगशालाएं जो भी होती हैं जैसे जीन बैंक है या बीज बैंक है, जीन लाइब्रेरी है यानी कि जो वीर्य बैंक है या फिर युग्मक बैंक है, बीजाणुओं के बैंक हैं, ये सभी हैं जो भी लैब होती हैं, ये सभी के सभी XC2 के उदाहरण यानी कि इसको बाहर संरक्षित किया जाता है। और यहाँ पर बात करें और जैसे पात्रे निषेचन है, उत्तक संवर्धन है, ये सभी के सभी साथियों बाह्य संरक्षण स्थान यानी कि बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी कि XC2 का उदाहरण है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों InSitu यानी कि InSitu का उदाहरण क्या क्या है साथियों, InSitu के अंतर्गत कौन सा आता है। जैसे हम बात करते हैं InSitu के एग्जाम्पल, जैसे हॉट स्पॉट यानी कि जो हॉट स्पॉट होते हैं, जैव विविधता वाले हॉट जो स्पॉट होते हैं, जैसे कुल हॉट स्पॉट की बात करें तो जैसे कुल जो हॉट स्पॉट हैं हमारे भारत के अंदर 34 हैं, जिसमें भारत में लगभग 3 माने जाते हैं, लेकिन 3 में यहाँ पर हम बात करते हैं तो पश्चिमी घाट हैं और श्रीलंका, इंडो बर्मा तथा पूर्वी हिमालय को माना जाता है। लेकिन इसको कहीं कहीं पर भी 2 हॉट स्पॉट जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को भी माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी InSitu का उदाहरण है। और वन्य जीव जो अभ्यारण्य होते हैं वो भी क्या है साथियों, InSitu का उदाहरण है। जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, ये भी हमारा क्या है साथियों, आपको ध्यान देना InSitu का उदाहरण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, InSitu और XC2 कौन कौन सा है। अब हम बात करें साथियों अगले सवाल की, तो हमारा अगला सवाल आपके सामने है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि संसद द्वारा भारतीय जो जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, यानी कि संसद के द्वारा जो भारतीय जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसमें देखो 1 नंबर 1992 के अंदर, 1909 यानी कि 96 और 2000 और 2002। तो इसमें देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 नंबर क्वेश्चन में डी 2002 के अंदर, कि भारत के संसद के द्वारा भारतीय जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है आपके सामने कि संकट उत्पन्न यानी कि जो संकटापन्न जो स्पीसीज के युग्मक का जीवन सम तथा जनन सम स्थिति में निम्न ताप परिरक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना साथियों, जो भी संकट प्रजाति होती है उसके युग्मकों का साथियों, किसका, युग्मकों का जीवन सम और जनन सक्षम जो भी युग्मक होते हैं उनको निम्न ताप पर परिरक्षण करना क्या कहलाता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, जैव विविधता का उन्नत बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। बाह्य स्थान यानी कि बाहरी कोई दूसरा स्थान, जैसे वो वातावरण जिस वातावरण में रहता है उससे बाहरी वातावरण पर उसको संरक्षित करना, तो ये क्या कहलाता है, बाह्य स्थान यानी कि XC2। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों अगले सवाल की। तो आपके सामने अगला सवाल है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर ओजोन की सांद्रता कम क्यों है।
तो इसमें देखो एक नंबर ऑप्शन है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है उस केवल उसी क्षेत्र में संचित तो होती है जहाँ पर ठंडी हवा है। 2 नंबर ऑप्शन देखो CFC का उपयोग इस क्षेत्र में अधिक होता है। 3 नंबर देखो CFC जल वाष्प से चिपक कर उत्प्रेरक की भांति कार्य करती हैं। डी ऑप्शन देखो वायुमंडल में UV किरण अधिक शक्तिशाली होती हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसमें देखो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो CFC होती हैं ये जल वाष्प से चिपक जाती हैं और कोई एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करती हैं तथा क्या कर लेता है, ओजोन जो छिद्र होता है यानी कि ओजोन परत होता है उसके अंदर क्या उसकी सांद्रता है उसको कम कर देता है। ये आपको ध्यान रखना, जिससे ओजोन छिद्र भी कहा जाता है और ये दक्षिणी ध्रुवों और उत्तरी ध्रुव पर ज़्यादा मैक्सिमम देखा जाता है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की साथियों। अगला सवाल आपके सामने, वायुमंडल में किसकी उपस्थिति यानी कि वायुमंडल में किसकी बढ़ती सांद्रता के कारण अम्ल वर्षा होती है, यानी कि वायुमंडल में किसकी बढ़ती जो सांद्रता होती है उसके कारण अम्ल वर्षा होती है। यानी कि आपको सीधा सा पूछ सकते हैं, ये जीके का भी सवाल हो सकता है, ये बायोलॉजी का भी सवाल हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है साथियों। इसमें देखो इंडिया जीके का भी हो सकता है और राजस्थान जीके का भी हो सकता है और बायोलॉजी का भी ये क्वेश्चन होता है इकोलॉजी से संबंधित। तो इसमें देखो साथियों जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, 2 नंबर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नंबर है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सी नंबर ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर यहाँ पर ट्राइऑक्साइड और यहाँ पर डी ऑप्शन देखो यानी कि O3 यानी कि ओजोन और धूल। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसी के कारण अम्ल वर्षा होती है। ये आपको ध्यान रख लेना। अम्ल वर्षा कौन सी गैसों के कारण होती हैं, तो यहाँ पर SO2 तथा NO2 के द्वारा होती हैं मैक्सिमम। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों इकोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है, गैसें जिन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं वे कौन सी हैं, यानी कि ऐसी कौन कौन सी गैसें हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं और उनका कितना कितना प्रतिशत यहाँ पर योगदान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 नंबर ऑप्शन है CO2, O2, NO2, NH3 और बी ऑप्शन देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, NH3 और N2 और सी ऑप्शन देखो CH4, N2, CO2, NH3 और डी ऑप्शन देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, CH4 और NO2। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए साथियों कि कौन सी गैस का ग्रीन हाउस गैसों में कितना प्रतिशत योगदान होता है। तो यहाँ पर देखो सर्वाधिक जो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है सर्वाधिक मात्रा में, तो यहाँ पर जो CO2 होती है वो 60% ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो 20% CH4 यानी कि मेथेन गैस होती है। CH4 यानी कि ये कितनी होती है, ये साथियों 20% होती हैं, आपको ध्यान रख लेना है। फिर यहाँ पर देखो CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है CFC, तो इसका योगदान कितना है होता है साथियों ग्रीन हाउस गैस में, तो इसका योगदान होता है 14%। अब हम बात करते हैं NO2 या फिर इसको साथियों N2O भी लिखा होता है, NCERT के अंदर N2O लिखा है, तो इसका जो योगदान होता है 6%, आपको ध्यान रख लेना है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इस प्रकार का ध्यान रख लेना है। अब हम कुछ और बात करते हैं यहाँ पर साथियों, जैसे कुछ और डे होते हैं, जैसे जो साइंस डे है वो कब मनाया जाता है, इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। जैसे 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को आपको ध्यान रखना है, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। क्या मनाया जाता है, विश्व वर्ल्ड यानी कि विश्व फॉरेस्ट यानी कि वन दिवस। ठीक है, फॉरेस्ट डे। ठीक है, और उसके बाद में देखो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर साथियों 22 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि जैव विविधता दिवस, यानी कि विश्व क्या साथियों, विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, विविधता दिवस। उसके बाद में साथियों 5 जून को क्या मनाया जाता है, आपको सभी को पता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है साथियों, क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं 16 सितंबर को, 16 सितंबर को 16 यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर दोबारा लिखते जाता हूँ साथियों, 16 सितंबर को साथियों क्या मनाया जाता है, सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
और आपको ध्यान, ये जो क्वेश्चन है ये नीट के अंदर पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा गया था। लेकिन ये वहाँ पर जो ऑप्शन था ना 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 16 दिसंबर ये थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है साथियों कि जो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे घुमाते हैं कि आप कंफ्यूजन हो जाते हो साथियों। तो यहाँ पर देखो 3 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, 3 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों क्या, विश्व संरक्षण दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में साथियों आपको 29 दिसंबर याद रखना है, क्या याद रखना है, 29 दिसंबर याद रखना है। 29 दिसंबर को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ा सा बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर एक बुक होती है जैसे जिसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक बोलते हैं साथियों। तो ये रेड डाटा बुक होती है, ये क्या होती है साथियों, तो इसमें आपको ध्यान रख लेना है। इस बुक के अंदर है ये जो एक पुस्तक होती है, ये पुस्तक होती है IUCN के द्वारा जो है प्रकाशित की होती हैं, IUCN के द्वारा क्या होती हैं, प्रकाशित की होती है। और इस बुक के अंदर वो रिकॉर्ड रखा जाता है, या वो जो जीव होते हैं, पादप होते हैं, उसको रिकॉर्ड रखा जाता है जो क्या होते हैं साथियों, खतरे में होते हैं, जो विलुप्त के कंगार पर होते हैं, ठीक है। तो उनको कहाँ पर नाम रजिस्टर हो जाता है, उनका नाम रेड डाटा बुक में रजिस्टर हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना साथियों। और यहाँ पर ग्रीन डाटा बुक भी होती हैं। क्या होती हैं साथियों, एक होती हैं ग्रीन डाटा बुक होती हैं। तो ये जो बुक होती है ये इसके अंतर्गत जो दुर्लभ पौधे हैं उसको सम्मिलित किया जाता है जो संरक्षित क्षेत्र यानी कि बोटनिकल गार्डन में वृद्धि कर रहे हैं। तो ग्रीन मतलब जो हरा, हरा मतलब जो होता है अपना पादप। अब यहाँ पर देखो हॉट स्पॉट के बारे में पूछें तो भारत के अंदर केवल 2 हॉट स्पॉट हैं। भारत के अंदर जो हॉट स्पॉट हैं वो कितने हैं, स्पॉट हैं वो 2 हैं। 2 कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर पूर्वी हिमालय है साथियों, पूर्वी हिमालय है, ठीक है, हिमालय है। और दूसरा साथियों पश्चिमी घाट है। क्या साथियों, पश्चिमी घाट है, वो हमारा क्या है, भारत के अंदर हॉट स्पॉट माना जाता है। ये 2 हॉट स्पॉट हैं, आपको ध्यान में रख लेना साथियों। उसके बाद में साथियों हॉट स्पॉट हैं, ये शब्द मेयर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों जो ग्लोबल यानी कि जाति विविधता है भारत की साथियों लगभग 8% जो भागीदारी निभाती हैं, ठीक है। अब देखो पृथ्वी पर पौधों की जो जातीय विविधता है वो कितनी है, 22% है। पौधों की जो जातीय विविधता कितनी है, 22% होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। अब देखो साथियों इकोलॉजी से संबंधित कि जैसे जल प्रदूषण है, जो एक मिथाइल आइसोसाइनेट है गैस दुर्घटना हुई थी, जैसे भोपाल गैस त्रासदी भी बोलते हैं उसको। आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, कौन सी साथियों, भोपाल जो गैस कांड हुआ था, गैस त्रासदी हुई थी, वो कब हुई थी, तो ये आपको ध्यान रख लेना। ये हुई थी साथियों 3 दिसंबर। कब साथियों, 3 दिसंबर साथियों कब, 1984 को हुई थी। ये आपको डेट याद रख लेना है। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है इस जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके अंदर कौन सी गैस थी, तो ये आपको ध्यान रख लेना साथियों, कौन सी गैस थी, MIC। तो MIC का मतलब होता है मिथाइल, क्या साथियों, मिथाइल गैस। और मिथाइल के साथ में I का मतलब होता है आइसो, और साथियों C का मतलब होता है साइनेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस थी, MIC यानी कि मिस, यानी कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उसको मिस करना है, ठीक है। तो मिस मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, ठीक है। और मिथाइल जो आइसोसाइनेट है उन्होंने क्या किया था, ये जो गैस है इसने जल से रिएक्शन कर ली थी और बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई थी। अब देखो साथियों यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है कि जैव आवर्धन या फिर बायो मैग्निफिकेशन। तो जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने पहले DDT का उदाहरण बताया था। जैसे उस स्तर पोषण स्तर होते हैं ना, उसके अंतर्गत क्या होता है, विषैले पदार्थ होते हैं ना, उसकी वृद्धि होती जाती है और जमावड़ा होता जाता है। जैसे पारा है, DDT है, ऐसे जो विषैले पदार्थ हैं इसमें क्या होता है, जैसे कोई निम्न खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जो भी जीव होता है उसमें क्या होता है, इसमें DDT की मात्रा है उसका पिरामिड देखें तो इस प्रकार बन जाता है कि जो पहला जो पौधा होता है ये पौधा है,
ये पौधा है, इसके अंतर्गत डीडीटी की मात्रा कम है। फिर इस पौधे को खाने वाला होता है उसकी मात्रा ज़्यादा है, उसके बाद में उसकी मात्रा ज़्यादा है। इस प्रकार का जो भी घटना होती है या इसको बोलते हैं जैव आवर्धन या फिर बायो मैग्निफिकेशन। और इसमें क्या होता है, जैसे पारा है, डीडीटी है, ऐसे विषैला जो भी पदार्थ होते हैं उनकी वृद्धि होती जाती है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ पर देखो साथियों कि वायु प्रदूषण निरोध अधिनियम कब लागू किया गया है। क्या साथियों, एक तो यहाँ पर देखो वायु प्रदूषण निरोध अधिनियम, ठीक है, ये कब लागू किया गया, ये किया गया था 1981 को। लेकिन आपको ये ध्यान रख लेना साथियों, वायु प्रदूषण है इसके साथ में जो शोर प्रदूषण है इनको भी साथ में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1987 को जोड़ा गया था कि वायु प्रदूषण में जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो भी एक प्रकार का क्या वायु प्रदूषण होता है। तो ये भी देखो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है। फिर यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना जल जो प्रदूषण है, कौन सा साथियों, जल प्रदूषण जो निरोध अधिनियम है या फिर नियंत्रण अधिनियम, ये कब लागू किया गया, ये 1970 के अंदर लागू किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है, कौन सी साथियों, भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है वो साथियों वन नीति है वो कब पारित की गई, तो वो की गई 1988 को। ये भी आपको ध्यान में रख लेना। अब हम बात करें यहाँ पर साथियों कि जो भारत में जैव विविधता अधिनियम संसद में कब लागू यानी कि पारित किया, तो 2002 के अंदर किया गया, आप सभी को पता है। और अमृता देवी जो वन रक्षा है वो कब घटना हुई थी, अमृता देवी यानी कि जो अमृता देवी यानी कि खेजड़ली जो आंदोलन माना जाता है ना, खेजड़ली जो आंदोलन है वो कब हुआ था, जिसके अंतर्गत साथियों अमृता देवी जो विष्णु थी उन्होंने रक्षा के कारण अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गई और बहुत सारे उसमें जो लोग थे वो शहीद हो गए। लगभग उसमें कहा जाता है 363 व्यक्ति शहीद हुए थे। खेजड़ली आंदोलन जो जोधपुर के अंदर हुआ था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना साथियों, ये घटना जब कब हुई थी साथियों, 1731 ईस्वी में हुई थी। फिर सिपको आंदोलन की बात करें तो सिपको आंदोलन के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए साथियों। ये साथियों हिमालय के गढ़वाल के अंदर यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। और ये जो सिपको आंदोलन है हुआ था 1970 को हुआ था और चमोली जिले के गोपेश्वर गांव में, यहाँ पर देखना आप साथियों ध्यान, 1970 में सिपको आंदोलन की शुरुआत है वो वृक्षों को बचाने के लिए हुई थी। और इस आंदोलन के जो दो मुख्य नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे और उसके साथ में संडी प्रसाद भी थे, ठीक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान ये भी रखना है जो फॉरेस्ट जो एक्ट है वो कब यहाँ पर लागू हुआ, देखो 1927 के अंदर बना था, ठीक है। उसके साथ में देखो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना साथियों कि जो वन्य जीव सुरक्षा कानून है वो कब लागू किया, 1972 के अंदर लागू किया था, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ जैसे प्रोटोकॉल के बारे में। देखो यहाँ पर एक तो प्रोटोकॉल है जैसे जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल या फिर जिसको कनाडा प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये साथियों प्रोटोकॉल कब यहाँ पर देखो 1987 के अंदर बना था, ठीक है। और प्रभाव में कब आया था, प्रभाव में साथियों ये मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल ये प्रभाव में आया था कब, 1989 के अंदर आया था। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना साथियों, एक और प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्या साथियों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कनाडा, कहाँ से साथियों, कनाडा के अंदर हुआ था। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये कहाँ पर हुआ था, जापान के अंदर हुआ था। कहाँ पर साथियों, जापान के अंदर हुआ था। और कब हुआ था, 1997 के अंदर हुआ था। और इनका जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उनका लक्ष्य था साथियों कि वर्ष 2008 से 12 तक ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी जो मात्रा है उसको कम करना। जैसे मुख्य रूप से CFC जो गैस है उनको कम करना। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ में साथियों एक प्रोटोकॉल हुआ था, सम्मेलन हुआ था जिसको बोलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ये कब हुआ था साथियों, 1992 के अंदर हुआ था, यानी कि ये साथियों ब्राजील के अंदर हुआ था। कहाँ पर साथियों, ब्राजील के अंदर हुआ था। और ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उसको कम करना तथा जैविक विविधता संरक्षण पर्यावरण विकास से संबंधित ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रख लेना साथियों। तो यहाँ पर देखो मैं जो भी यहाँ पर बता रहा हूँ एक लाइन यहाँ पर एक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक शब्द है BOD,
तो BOD का मतलब क्या होता है? BOD का मतलब होता है साथियों बायोकेमिकल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साथियों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या साथियों? बायोकेमिकल ऑक्सीजन, क्या साथियों? ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पर ये ध्यान देना साथियों, यहाँ से क्वेश्चन देखो यहाँ पर किस प्रकार से BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि कोई एक तालाब है तो उसकी जितनी ज़्यादा BOD होगी, जितनी क्या होगी? BOD जितनी ज़्यादा होगी वो जल उतना ही, जल है वो उतना ही क्या होगा? प्रदूषण वाला होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि BOD क्या होती है? अधिक, तो प्रदूषण, जल प्रदूषण भी क्या होगा? अधिक होगा। यानी कि इसको सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं कि यदि BOD क्या हो, BOD है वो क्या होती हैं? अधिक होती हैं, तो जल प्रदूषण क्या होता है? जल, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, BOD अधिक तो जल प्रदूषण भी क्या होगा? जल प्रदूषण भी अधिक होगा। तो उस स्थिति में CO2 की मात्रा है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि जब जल प्रदूषित अधिक होता है तो उस स्थिति में क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर जो जलीय जीव होते हैं, जल वाले जो जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। यानी कि BOD की मात्रा बढ़ना इसका संकेत होता है, जीव को मृत्यु का संकेत होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई तालाब है या नदी है जिसमें BOD है वो क्या है? BOD ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो क्या है? नदी प्रदूषित ज़्यादा है, यानी कि गंदी है तो उसमें जीव है वो मरने की संभावना ज़्यादा होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, इकोलॉजी से संबंधित जो भी क्वेश्चन मेरे पास में इम्पोर्टेंट थे वो ज़्यादा से ज़्यादा कराने का प्रयास किया है, और भी इस तरीके के वीडियो लाऊंगा, लेकिन इकोलॉजी के ये यहीं पर कंप्लीट होते हैं। और साथियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, टेलीग्राम में, कहीं पर भी वो शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो इस प्रकार के केमिस्ट्री के भी और बायोलॉजी के और भी जो भी पार्ट बसे हुए हैं उनके भी वीडियो लाऊंगा जो इम्पोर्टेंट हो और आपके लैब असिस्टेंट के लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक यू, धन्यवाद।